आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। प्यारे साथियों, अगर आप हिंदी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो होने वाला है काफी महत्वपूर्ण। इस प्रैक्टिस सेट कॉल करना प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वह चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे आज की इस पाठचर्या को और देखेंगे प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, जबकि भारत में हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा ने जो है इसे स्वीकृत किया था कि भारत की राजभाषा जो है वह हिंदी है। और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के अनुसार 1953 ईस्वी से पूरे भारतवर्ष में 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस के रूप में जाना जाता है या मनाया। प्रश्न संख्या 2, दूसरा प्रश्न आपका है प्रारूपण का अर्थ। तो प्रारूपण यानी मसौदा, जिसे आप ड्राफ्टिंग कहते हैं, तो सरकारी कार्य विधि में प्रयुक्त पत्र का कच्चा जो मसौदा होता है उसे प्रारूपण या ड्राफ्टिंग कहते हैं। प्रश्न संख्या 3, तीसरा प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सी ओज गुण से संपन्न रचना की परिभाषा भरत मुनि द्वारा दी गई है? भरत मुनि ने कहा था कि समासबद्ध पदों से युक्त विविध और विचित्र उदार गुणों से संपन्न रचना ओज गुण की होती है। बी विकल्प राइट आंसर। प्रश्न संख्या 4, चौथा प्रश्न है कि मन उमग अंग अंग छवि छलक, तुलसी की इस पंक्ति में कौन सी शब्द सक्रिय है? चौथे प्रश्न का सही जवाब व्यंजना विकल्प सी को चुना आपने, राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 5, पांचवा प्रश्न है कि आचार्य भरत ने काव्य दोषों की संख्या कितनी मानी? आचार्य भरत ने काव्य दोषों की संख्या कितनी मानी है? भरत मुनि के अनुसार काव्य दोषों की संख्या कितनी है? 10 काव्य दोष उन्होंने बताए हैं। प्रश्न संख्या 6, ऐसे उल्लुओं को तो बृहस्पति भी नहीं समझा सकते, यहाँ पर कौन सी शब्द शक्ति काम कर रही है? तो लक्षणा शब्द शक्ति विकल्प ए को चुनकर के राइट आंसर दिया है। प्रश्न संख्या 7, सातवां प्रश्न है कि जब अर्थ का ग्रहण अभिधा से न हो किंतु उससे संबद्ध हो तो अर्थ ग्रहण कराने वाली शब्द शक्ति को क्या कहेंगे? और सातवें प्रश्न का सही जवाब लक्षणा शब्द शक्ति सी विकल्प राइट आंसर। प्रश्न संख्या 8 है कि वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने इलाहाबाद के पथ पर एक कौन सी शब्द शक्ति है? और आठवें प्रश्न का सही जवाब अभिधा को चुना तो विकल्प सी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 9 है कि साहित्य दर्पण किसकी रचना है? साहित्य दर्पण किसकी रचना है? आचार्य विश्वनाथ विकल्प बी को चुना राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला। प्रश्न संख्या 10 है कि इनमें से किस छंद के प्रथम और अंतिम शब्द समान होता है? किस छंद में पहला और अंतिम शब्द समान होता है? 10वें प्रश्न का सही उत्तर क्या होता है? और प्रश्न संख्या 10 का राइट आंसर आपने कुंडलियां को चुना होगा, तो विकल्प बी सही जवाब है। यह एक जो है मात्रिक छंद है, जो विषम मात्रिक छंद है, और इसमें भी छप्पे की तरह 6 चरण होते हैं। दोहा और रोला छंद के मिलने से यह छंद बनता है। प्रश्न संख्या 11, 11वां प्रश्न है कि मंगल करनी कलिमल हरणी
तुलसी कथा रघुनाथ में उपयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है? 11वें प्रश्न का सही जवाब हर गीत का छंद विकल्प ये कुछ चुनाव करें। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 12। 12वां प्रश्न है कि मैं राज्य की चाह नहीं करूंगा, है जो तुम्हें इष्ट वही करूंगा, संतान जो सत्यवती जनेगी, राज्य अधिकारी पत्नी बनेगी। इन पंक्तियों में छंद पूछा जा रहा है। 12वें प्रश्न में सही जवाब विकल्प ए इंद्र बज्रा राइट आंसर हो जाएगा। 11 वर्णों वाला यह एक वर्णिक छंद है। 11 वर्णों वाला वर्णिक छंद है। इसमें क्या होता है? एक तक होता है, एक तक होता है, इसके बाद जगन होता है और दो गुरु लिखते हैं। प्रश्न संख्या 13। 13वां प्रश्न है 31 या इससे अधिक वर्णों के चरण वाला छंद क्या कहलाता है? प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब मंदा कांता। सी विकल्प को चुना आपने। यहाँ पर विकल्प ए को चुना आपने, राइट आंसर है। नहीं नहीं, मन पूछा जा रहा है 31 या इससे अधिक चरण वाला छंद जो है यह कब्जित होता है। मतलब कब्जित होता है। मंदा कांता में तो जो है 17 वर्ण होते हैं। बसंत तिलका में 14 ही होते हैं। प्रश्न संख्या 14। 14वां प्रश्न है अतिशुद्धो स्नेह कुमार गुणे जहाँ नए कुछ सयान बांक नहीं, तहाँ सांच चले तजियापन को झिझकें कपटी जे निशात नहीं। काव्य पंक्तियां किस छंद में लिखी गई हैं? 14वें प्रश्न का सही जवाब सवैया छंद विकल्प ए को चुना आपने, राइट आंसर। प्रश्न संख्या 15। 15वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा अर्ध सम्मात्रिक छंद नहीं है? 15वें प्रश्न का सही जवाब छप्पय को चुना आपने, राइट आंसर। छप्पय क्या है? विषम मात्रक छंद है। 6 चरण होते हैं, 4 चरण रोला के, इसमें 4 चरण रोला के होते हैं और 2 चरण उलाला के होते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मेरा प्रश्न। दोहा के विषम चरणों में 13-13 मात्राएं, बाकी सम चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं और सोरठे में ठीक किसी का विपरीत हो जाता है। विषम चरणों में 11-11 रहेंगे, सम चरणों में 13-13 रहेंगे। दोहा किस प्रकार का छंद है? अभी इस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। अर्ध सम्मात्रिक छंद है। सी विकल्प कौन सा? अर्ध सम्मात्रिक छंदों में आपका आ जाएगा बर्व, सोरठा, उलाला, बर्व, सोरठा, उलाला और दोहा। ये क्या है? अर्ध सम्मात्रिक छंद है। और विषम मात्रिक छंद में आपका कुंडलियां हो गया, छप्पय हो गया, कुंडलियां और
ये दोनों विषम मात्रिक छंद हैं। सम मात्रिक छंदों की अगर बात की जाए, सम मात्रिक छंद में आपका जैसे चौपाई, चौपाई, रोला, गीतिका, हरि गीतिका, ये सम मात्रिक छंद हैं। 17वां काफी रिपीट होने वाला प्रश्न, अवधि शिला का उस पर था गुरुभार, अब तिल तिल काट रही थी दृग जलधार। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? 17वें प्रश्न का सही जवाब बरबर छंद बी विकल्प को चुनकर राइट आंसर दिया। प्रश्न संख्या 18 है कि नैनो का नैनो से गोपन प्रिय संभाषण में कौन सा रस है? श्रृंगार रस विकल्प ए सही जवाब। प्रश्न संख्या 19 है कि सहृदय के हृदय में स्थित भावों के आस्वादन योग्य बनाने वाले उपादानों को क्या कहा जाता है? और 19वें प्रश्न का सही जवाब विभाव विकल्प डी को चुना तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 20 है कि रस निष्पत्ति में भुक्तिवाद की अवधारणा का संबंध किससे है? और इस प्रश्न का जवाब भट्टनायक को चुना तो भुक्तिवाद भट्टनायक का है। भट्टलोलट का है उत्पत्तिवाद, उत्पत्तिवाद इसे आरोपवाद भी कहते हैं। अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद, शंकुक का अनुमितिवाद। ये सब काफी रिपीट होने वाले प्रश्न हैं। अनुमितिवाद। प्रश्न संख्या 21 है कि जशोदा हरिपाल ने झुलावे, हलरावे दुलराय मलवावे, जोई सोई कछुगावे। उपयुक्त पंक्तियों में रस पूछा जा रहा है। यह वात्सल्य रस का उदाहरण है। ये विकल्प राइट आंसर। संचारी भाव कितने प्रकार का होता है? संचारी भावों की संख्या 35 निकल गई है। संचारी भावों की संख्या 35 है, जैसे निर्भय, भय, क्लान्य, शंका, असूया, मद, श्रम, आलस, दैन्य, चिंता, मोह, स्मृति, धृति, जड़ता, गर्व, विषाद, अमर, उग्रता, मति, वितर। इस तरह से 35 संचारी भाव हैं। देव ने एक 34वां संचारी भाव छल को भी बताया है। 35वां संचारी भाव छल देव ने माना है, लेकिन अक्सर जो है 33 पर ही आप चेक करिए। रस को काव्य का क्या माना जाता है? रस जो होती है वह काव्य की आत्मा है। सी विकल्प नहीं चला। प्रश्न संख्या 24 है, अखिल भुवन चर अचर जग हरि मुख में लखिमात, अचकित भई गद गद वचन विकसित दृग पुलका। निम्न पंक्तियों में निहित रस कौन सा है? 24वें प्रश्न का सही जवाब अद्भुत रस विकल्प ए को चुना आपने तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 25 है कि निम्नलिखित वाक्य में विधेय का सही विकल्प पहचानिए। सुंदर मोर बहुत देर से नाच रहे हैं। 25वें प्रश्न का सही जवाब तो विधेय इसमें सुंदर मोर, यह तो उद्देश्य हो गया। बहुत देर से नाच रहा है, विकल्प ए को चुना आपने तो राइट। अगला प्रश्न है निम्नलिखित विकल्पों में से मिश्र वाक्य की पहचान कीजिए। 26वें प्रश्न का सही जवाब जब तुम 10वीं कक्षा अच्छे अंकों से पास हो जाओ तब तुम्हें कॉलेज में दाखिला मिल जाएगा। विकल्प ए राइट आंसर। अगला प्रश्न के निम्न विकल्पों में से मिश्र वाक्य की पहचान करिए। मिश्र वाक्य में क्या होता है कि जिस वाक्य का एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा
उपवाक्य, वहां पर जो है मिश्र वाक्य होता है। तो तुम अपना काम जल्दी पूरा कर लो तो हम घूमने जा सकते हैं। विकल्प ए गाइडेंस। अगला प्रश्न है कि निम्न विकल्पों में से मिश्र वाक्य की पहचान करनी है, फटाफट चयनित करिए। और इसमें जो सही जवाब आपने सिलेक्ट किया होगा विकल्प सी को, कि उसने जो परीक्षा दी वह 10वीं की थी। विकल्प राइट आंसर। प्रश्न संख्या 29 है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? 29वें प्रश्न का सही जवाब, प्रेम का मूल्य आंका नहीं जा सकता। विकल्प बी राइट आंसर। तो मैंने पार्टी में 8-10 रसगुल्ले खाए, यह सुदृढ़ करेगा इसका। इतने में हवा का एक हल्का सा झोंका आया। इतने में हवा का एक हल्का सा हो गया था, हल्का सा झोंका आया। प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपए मिले, 2-2 रुपए नहीं बल्कि 2 रुपए, 2-2 रुपए मिले, गलत हुआ है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य में उद्देश्य विधि आपको बताना है। नदी तट का रमणीय दृश्य मेरे मन मस्तिष्क पर पूरी तरह से छा गया। तो इसमें सही जवाब क्या बनेगा? उद्देश्य कौन सा है, कौन सा विधि है? तो नदी तट का रमणीय दृश्य मेरे मस्तिष्क में पूरी तरह छा गया, या विधि हो क्या है? क्या उद्देश्य हो गया आपका? तो विकल्प ही इसका आंसर है। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर ने मरीज को देखा और उसे दवा दी। यह वाक्य किस वाक्य भेद का उदाहरण है? सही विकल्प को चयनित कीजिए। प्रश्न संख्या 31 का सही जवाब संयुक्त वाक्य के विकल्प है। अगला प्रश्न है शुद्ध वाक्य की पहचान करिए। मोहन ने रोटी खाई, विकल्प सी इसका सही जवाब है। तो मैं तुमको देखा नहीं बल्कि मैंने तुमको देखा। राम ने लिख चुका नहीं, राम लिख चुका है। गोपाल ने मुझे 2 कलम दिए, गोपाल ने मुझे 2 कलम दिए। आगे निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य बताना है आपको। प्रश्न संख्या 34 का सही जवाब है। अपराधी को मृत्यु दंड दिया गया, विकल्प बी प्रयोग करें। तुलसी ने मानस की रचना लिखी है, नहीं रचना का मतलब ही है। काल चक्र से बचना संभव नहीं है, पर ये नहीं होगा, काल चक्र से बचना संभव। तो विलाप करने लगे होगा, विलाप करना का मतलब ये होता है रोने लगे, विलाप करने लगे। विलाप का अर्थ हो रहा है रोना। बताओ तुम कब लौटे, वाक्य का सरल वाक्य परिवर्तन है। 35वें प्रश्न का सही जवाब
अपने लौटने का समय बताओ, विकल्प हुई। अगला प्रश्न है कि मोहन घर जा रहा है, बाकी का काल बताइए। तो जवाब में आपने विकल्प डी को चुन लिया, तो राइट आंसर अपूर्ण वर्तमान काल। अगला प्रश्न है कि जिस वाक्य में क्रिया होती है और एक कर्ता होता है उसे क्या कहते हैं? 36वें प्रश्न का सही जवाब सरल वाक्य कहते हैं, डी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका कि आकाश पाताल एक करना मुहावरा किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? क्रम संख्या 37 का सही जवाब। और सही जवाब आपने विकल्प सी को चुन लिया, बहुत भारी प्रयास करना, करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है कि कढ़ाई से गिरा चूल्हे में आप पड़ा का भाव क्या है? क्रम संख्या 38 का सही जवाब। विपत्त से छूटकर दूसरी विपत्ति में आना। कढ़ाई से गिरा चूल्हे पे आ पड़ा मतलब एक विपत्त से छूट करके दूसरे विपत्ति में आ पाना, विकल्प ए। अगला प्रश्न है कि सुमेलित कीजिए, मुहावरे को फटाफट मिलान करना है आपको। टांग अड़ाना, अड़चन डालना, आग में घी डालना, क्रोध को बढ़ाना, दाल न गलना यानी बस न चलना, और कान भरना यानी चुगली करना। तो विकल्प इसका कौन सा सही हो जाएगा? नींव डालना मुहावरे का अर्थ पूछा जा रहा है, प्रश्न संख्या 40 का सही जवाब कार्य का शुभारंभ करना, डी विकल्प राइट आंसर। प्रश्न संख्या 41 है कि आधा तीतर आधा बटेर का भावार्थ क्या है? प्रश्न संख्या 41 का सही जवाब अनमेल वस्तुओं का संयोग, विकल्प डी राइट आंसर। आगे मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? प्रश्न संख्या 42 का सही जवाब घूस देना, विकल्प सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। अपनी डपली आप बजाइए। तो अपने मन की बात करना, विकल्प ए सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ गलत है? प्रश्न संख्या 44 का सही जवाब तो मुंह छिपाना का अर्थ होगा गायब होना नहीं बल्कि लज्जित होने, लज्जित होना। कान भरना, पीठ पीछे शिकायत करना, दांत काटी रोटी यानी गहरी दोस्ती, और सिर उठाना विरोध में खड़ा है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों को उनके समास के साथ संबोधित कीजिए। प्रश्न संख्या 45 का सही जवाब कर्मधारय, विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर। वनवास में मिलान करना है आपको। वनवास में तो जो है तत्पुरुष होगा, वनवास में तत्पुरुष समास होगा। दान पुण्य में जो है द्वंद्व समास होगा। और त्रिनेत्र में जो है बहुब्री समास है। यथाविधि में अव्ययी भाव समास। अगला प्रश्न है जय पराजय में कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास। प्रतिदिनम में समास विग्रह, प्रतिदिनम का समास विग्रह करना है, तो दिनम दिनम प्रति विकल्प। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा शब्द बहुब्री समास का उदाहरण है? प्रश्न संख्या 48 का सही जवाब
पीताम्बर विकल्प है। अगला प्रश्न है कि जिस कर्मधारय का पूर्व पद संख्या बोधक हो वहां कौन सा समास होता है? कौन संख्या 49 का सही करेंगे द्विगु समास विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि उत्तर दक्षिण में कौन सा समास होगा? कौन संख्या 50 का सही जवाब विकल्प। अगला प्रश्न है कि उस विकल्प उन विकल्पों में से उस विकल्प का निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करिए जो दिए गए समस्त पद के सही करण तत्पुरुष समास का विकल्प है। भयाकुल, भय से आकुल विकल्प। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अव्ययी भाव समास का उदाहरण? रातों रात विकल्प बी। ठकुर चुहाती कर्म तत्पुरुष का उदाहरण है। अकपड़ छन तत्पुरुष का ही उदाहरण है। सेनापति में भी तत्पुरुष ही होगा। संबंध तत्पुरुष है सेनापति में। पंचमी तत्पुरुष का जो है। अगला प्रश्न है पावन शब्द का संदर्भ। विकल्प सी पौधन हामी आयात संधि का उदाहरण है। रीति धन अनुसार का संधि रीत्यानुसार। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है? तो रमाधनीश रमाधनीश रमेश बनेगा। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि भेद का सही विकल्प होंगे। क्रम संख्या 56 का सही जवाब। जगत जगन्नाथ जगन्नाथ। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प कैसा? तो भानुदय भानुदय। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अयादि संधि का उदाहरण कौन सा नहीं? क्रम संख्या 58 का सही जवाब। वाक धनीसा वागीसा व्यंजन संधि का उदाहरण है। व्यंजन संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि चरण में वर्णों की संख्या कम से अधिक के आधार पर इन वर्णित छंदों का सही अनुक्रम बताओ। इन वज्रा इसमें जो है 11 वर्ण है। वसंती का 14 वर्ण है। मंदा क्रांता में 17 वर्ण है। शार्दुल पीड़ित में 19 है। विकल्प 2 इसका। अगला प्रश्न है कि मात्रिक छंदों में मात्रा कितने प्रकार की होती है? क्रम संख्या 7 का सही जवाब। विकल्प डी 2 प्रकार राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अवधि का निजी छंद कौन सा है? जवाब में 12वें छंद को चुना तो राइट आंसर। अर्ध मात्रिक छंद है। 12 मात्राएं होती हैं इसके विषम चरणों में तथा सम चरणों में 7 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक वाक्य त्रुटिपूर्ण है। तो विद्या सदैव की जगह होगा सदैव रहने वाला गुण है। अगला प्रश्न है एक वाक्य शुद्ध है पुस्तक में। उस सभा में प्रतिनिधि उपस्थित। विकल्प डी इसका राइट आंसर है। आप चल सकते हैं वाक्य में कौन सी व्यक्ति होंगी? सामर्थ्य सूचक विकल्प ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे अर्थ के आधार पर वाक्य का दे बताइए। क्रम संख्या 65 का राइट आंसर। इच्छावाचक वाक्य विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि शीला आई और अंधे को सहारा दिया यह वाक्य किस वाक्य भेद का उदाहरण है? सही विकल्प बताइए। क्रम संख्या 66 का सही जवाब।
संयुक्त वाक्य विकल्प ए। अगला प्रश्न है कि हास्य रस के कुल कितने भेद हैं? 6 भेद विकल्प ए सही जवाब। स्मित, विहसित, अपहसित, हसित, अवहसित, अतिहसित। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से द्वंद्व समास बताइए। पाप और पुण्य में द्वंद्व समास होगा। शोकाकुल तत्पुरुष समास का उदाहरण है। वीर पुरुष में भी कर्मधारय है। तत्पुरुष का उदाहरण सर्वोत्तम जो है। अगला प्रश्न है कि वह समास जिसमें पहला पद गुणवाचक विशेषण और दूसरा पद विशेष हो उसमें कौन सा समास होगा? कर्मधारय होगा, डी विकल्प है। अगला प्रश्न है कि तत्पुरुष समास में तत्पुरुष शब्द का शब्दार्थ पूछा गया है। उसका पुरुष विकल्प। अंतिम पद की प्रधानता होती है। अभिषेक में संधि पूछा जा रहा है। अभिधन से एक अभिषेक बनेगा, व्यंजन संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है अतियुक्ति शब्द में संधि। यण संधि का उदाहरण है अतिधनोक्ति, अतियुक्ति। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर संधि है? 73 का सही जवाब आपने विकल्प सी को भानुदय को चुना तो राइट आंसर। विसर्ग संधि है नमः धनकार नमस्कार। जगत धनीश व्यंजन संधि जगदीश बनेगा। और दुर्लभ में दो धनलभ विसर्ग संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि यदि अ आ के बाद ई आए तो दोनों मिलकर ये हो जाते हैं स्वर संधि कहलाती है। अ ई मिलके ई बन रहा है, क्या होगा? गुण संधि। जो व्याकरण जानता है उसके लिए एक शब्द क्या बनेगा? जवाब हो जाएगा विकल्प सी, व्याकरण। जिसे शास्त्रों का ज्ञान होता है उसके लिए शास्त्रीय शब्द का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है कि जहां प्रलाप का आशय दुखी या क्रोधित होकर व्यर्थ की बातें बोलना है वहीं विलाप से क्या आशय होगा? तो विलाप का अर्थ होता है रो रो कर दुख बहते जाना, विकल्प नहीं। अगला प्रश्न है भुजंग शब्द का अर्थ। सांप अगर चुना आपने तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया? विकल्प सी हिंदी राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 में, अनुच्छेद 343 के भाग 17 में हिंदी को राजभाषा स्वीकार किया गया है। अगला प्रश्न है कि संक्षेपण मूल पाठ से कितने कम शब्दों में लिखना चाहिए? जवाब हो जाएगा कि बटा 3 विकल्प में। इनमें से एक राज्य में भाषी है। जवाब में हिमाचल प्रदेश विकल्प भी होगा। अगला प्रश्न है कि चीनांशु
शब्द का अर्थ। रेशम चुन करके आपने राइट आंसर दिया। टेस्टिमोनियल का हिंदी अनुवाद। प्रशंसा पत्र। जी विकल्प रहता है। अगला प्रश्न है कि अमर्क क्या है। एक तरह का ये संचारी भाव होता है। ये विकल्प रहता है। अगला प्रश्न, मरम वचन सीता जब बोला पंख में क्रोध हुआ। अवधि बोली में जो है स्त्रीलिंग के साथ बोला क्रिया का रूप जो है वो संगत है। यह गलत वाक्य है विकल्प। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा वाक्य कर्मवाचक का उदाहरण है? पीला से पढ़ा भी नहीं जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कर्तवाच्य नहीं दर्शाता है? 86 का सही जवाब। देखिए, विनय से चला नहीं जाता, यह भाववाचक का उदाहरण है। अगला प्रश्न है बिनु पद चलें सुने बिनु काना कर बिनु कर्म करें विधि नाना अलंकार पूछा जा रहा है। विभावना अलंकार विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि तंत्रीनाद कवित रस सरस राग रतिरंग अन बूढ़े बूढ़े तिरे जे बूढ़े सबब इस दोहा में कौन सा अलंकार है? 588 का सही जवाब। विकल्प भी विरोधाभास को चुना आपने करा। अगला प्रश्न है कि नित्य प्रति पुण्यो ही रहे आनन ओपोजास में अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार विकल्प भी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पद्यांश में अलंकार बताना है। झरनों का पानी लेकर छिड़क रहे मतवाले मानो जल बरस रहे हों चावन घन काले काले। प्रश्न संख्या 90 का सही जवाब। उत्प्रेक्षा को चुना आपने राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि प्रश्न चिन्हों में उठी है भाग्य सागर की लहरें इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? 591 का सही जवाब। विकल्प को चुन लिया आपने और रूपक को तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मुख कमल समीप सजे थे दो फिसले तलपुरैन के इन पंक्तियों में अलंकार पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 92 का सही जवाब और रूपक अलंकार विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि उपमेय उपमान साधारण धर्म और वाचक किस अलंकार के भेद हैं? और इस प्रश्न का जवाब उपमा अलंकार विकल्प सी सही जगह है। अगला प्रश्न है कि छाया है माथे पर आशीर्वाद सा पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार की पहचान करिए। जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया विकल्प सी उपमा को राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि सो शिव धनु मृणाल की नाई अतोरम राम गणेन गोसाई गणेश गोसाई। यहाँ पर उपमा अलंकार हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कूलन में केल में कछारन में कुंजन में क्यारिन में कलित कलीन पीलकंठ काव्य पंक्ति में अलंकार पूछा जा रहा है। अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जहां उपमा अलंकार का सौंदर्य अर्थ में नियुक्त हो वहां कौन सा अलंकार होगा? तो अर्थालंकार होगा। अगला प्रश्न है कि अलंकारों की महत्ता के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? काव्य सौंदर्य उत्पन्न नहीं करते बल्कि काव्य सौंदर्य में वृद्धि करते हैं। विकल्प ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि संक्षेपण में किसका पूरा ध्यान रखना चाहिए? प्रश्न संख्या 99 का सही जवाब तारतम्यता और श्रृंखलाबद्धता का विकल्प। आगे निम्नलिखित में से कौन सा संक्षेपण का नियम नहीं है? ये कोई नियम नहीं है कि भाषा शैली उसकी प्रथम पुरुष में होनी चाहिए। डी विकल्प इसका राइट आंसर बनेगा।
सर्वप्रथम मूल गद्यांश को पढ़ करके उसका भावार्थ समझना, मूल गद्यांश की महत्वपूर्ण बातें शब्दों, वाक्यों तथा वाक्यांशों को रेखांकित कर लेने, आवश्यक और प्रमुख विचारों का चयन करने के बाद उन्हें अपनी भाषा में लिखना। ये संक्षेपण का नियम है। तो डी विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर था। साथियों, प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज की इस प्रैक्टिस सेट में लेते हैं प्रोग्राम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नया टॉपिक, एक नया मैं। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो, बेस्ट में से बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।